मेरा नाम डॉक्टर एकता जेठानी है। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो मैम आपके थोड़ा बचपन के बारे में बताइए और आप क्या पहले से बनना चाहते थे? मुझे जॉब तो कहीं नहीं करनी है, पहले से मुझे यही था कि जो भी करूँगी अपना आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है आपके थॉट्स को। लाइफ जो चीज़ें सिखाती है वो शायद आपको कोई स्कूल नहीं सिखा पाता है कभी भी। मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसे नहीं करूँगी कि आप गोरे हो जाओगे या आप काले हो जाओगे या ये सब ट्रेंड के पीछे मत भागो। मैम एज ए डॉक्टर तो आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं? आप भगवान को मानते हो? आपको वो एनर्जी मिलती है, वो शक्ति मिलती है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है, तो आपकी डेफिनेशन सक्सेस की क्या है? नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना। तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, कोई सपोर्ट नहीं था, ना अपने घर वाले ना इन लॉज में से कोई भी नहीं था। આપણી પર્સનલ લાઈફ અને પ્રોફેશનલ લાઈફ ની અંદર આપણે પણ પોતા वो ये पॉडकास्ट है। मैंने आज से 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी सोचा नहीं, बस अपने घर में ऐसे ही मैं बैठी थी सोफे पर और मैंने समझा मेरे सामने कोई बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कुछ तो करना ही है अपनी लाइफ में बड़ा। દવાઈઓ से ज्यादा दुआएं काम करती है। थैंक यू सतीश भाई, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट ગુજરાતમાં નંબર 1 ગુજ્જુ હેલ્થી પોડકાસ્ટ જેની ટેગલાઇન છે સંઘર્ષથી સફળતા। તો સ્વાગત છે આપણે ડોક્ટર એકતા મેમ નું। વેલકમ મેમ। थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू। તો મેમ આપણા ઓડિયન્સ ને તમારો પરિચય આપો ટૂંકમાં। मेरा नाम डॉक्टर एकता जेठानी है। मैं सूरत की ही पली बड़ी हूँ। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक प्रिस्टीन नाम से सूरत रामनगर में है। तो मैम आपके थोड़ा बचपन के बारे में बताइए और आप क्या पहले से बनना चाहते थे? मेरा बचपन भटार पे गुजरा है। मैं सूरत में ही स्कूल कॉलेज में सब यहाँ कंप्लीट किया है। तो मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। हमारी एक पूरी बिल्डिंग थी, हमारी कम्युनिटी जैसी थी, एक घर जैसी थी। हम लोग आपस में खेलते थे, सब एक स्कूल में जाते थे। मैं 7th में पढ़ी हूँ, तो हमारी बिल्डिंग के कम से कम 15-20 बच्चे हम साथ में जाते थे, साथ में आते थे, खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, तो मज़ा आता था। तो माहौल बहुत अच्छा था। और मेरे फैमिली में सब बिजनेस वाले थे, तो मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो ड्रीम्स ऐसे तो नहीं, पर मुझे ये था कि मुझे जॉब तो कहीं नहीं करनी है। पहले से मुझे यही था कि जो भी करूँगी अपना करूँगी, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी हो, अपना ही करना है। क्योंकि जो मेरा माहौल था, एक बोलते हैं ना कि आपका नेबरहुड, आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है आपके थॉट्स को। तो वैसे ही मेरे नेबरहुड में मेरे जो बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट थी, वहाँ पे सब हम लोग बिजनेस फैमिलीज और बहुत कास्ट एंड कम्युनिटी, मारवाड़ीज के साथ भी खेले बड़े हुए, पंजाबीज के साथ, गुजरातीज के साथ, हर कल्चर का खाना खाना, हर कल्चर के त्योहार मनाना। तो उससे हमको बहुत सीख मिलती है जब हम मल्टी कल्चर में रहते हैं। अपने अलावा हमको बहुत चीज़ें दूसरों की जानने मिलती है कि उनकी फैमिली में क्या रिचुअल्स चलते हैं, वो लोग के अपने क्या वैल्यूज होते हैं, वो लोग फैमिली में कैसे रहते हैं। तो बहुत फैमिलीज मैंने देखी है, बहुत कल्चरली मैं अपने आप को इंग्रेन कर सकी हूँ। तो उस चाइल्डहुड के लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल होती हूँ और हमेशा मुझे वो मेमोरीज, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरे अंदर कि जो मुझे आज तक मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपको अपने अलावा और दूसरों के साथ रह के लाइफ जो चीजें सिखाती है वो शायद आपको कोई स्कूल नहीं सिखा पाता है कभी भी। एज अ स्किन डॉक्टर आपका क्या रोल है और आप क्या प्रैक्टिस करते हो आपके क्लिनिक में? और हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या हेल्थी स्किन के लिए एडवाइस करोगे? एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मेरा यूजली काम रहता है कि आपके अंदर की स्किन को, आपकी डेड स्किन को निकाल के आपको आपकी नेचुरल ब्यूटी प्रेजेंट करना। प्रिस्टीन जो मेरे क्लिनिक का नाम है, मैंने वो रखा ही उसके ऊपर है कि आपकी डेड लेयर जो है आपका वो निकल के नेचुरली इंटरनली आपका जो स्किन है वो हेल्दी ग्लोइंग बाहर आ सके। तो प्रिस्टीन का मीनिंग भी वही है और मेरा काम भी वही है। मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसे नहीं करूँगी कि आप गोरे हो जाओगे या आप काले हो जाओगे या ये सब होगा। आपका नेचुरल स्किन टेक्सचर आपको मैं ब्यूटीफाई करके दे सकती हूँ, तो वो मेरा रोल है। जिसमें आप अपने, जैसे किसी के ना आईब्रोज बहुत लाइट होते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस अपने पे कम आ जाता है देखने में, तो आप अपने आईब्रोज एनहांस करवा सकते हैं। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है। फिर आप आपके आई लैशेस, किसी की कम होती है, किसी को कुछ सर्जरी स्कार रह जाता है फेस पर, किसी को एक्ने स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उन सबको हम एनहांस करते हैं। हम आपको ही सिर्फ आपके एक न्यू फॉर्म में एनहांस करके प्रेजेंट करेंगे, वही मेरा काम है। और आपकी ऑडियंस के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने आप को ज़्यादातर जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें मत डालो। और स्किन केयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट आप कर सकते हो दैट इज यूजिंग स्किन केयर, सनस्क्रीन। सो फेस वॉश करो, सनस्क्रीन अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर अप्लाई करो रेगुलरली, दैट इज मोर देन इनफ टू हैव दैट हेल्दी ग्लोइंग स्किन। मैम आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जेन ज़ी, जो अपने लुक्स को लेके
पॉजिटिव रहते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा एडवाइस जेनजी को और सब जनरेशन को हमेशा से यही है कि ट्रेंड के पीछे मत भागो। जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि आपकी ये फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी ट्राई कर रही है, या उन्होंने बोटॉक्स करा है, या उन्होंने आज कोलाजन मास्क लगाया, तो ये सब बिना कंसल्ट किए नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यंग स्किन इज ऑलवेज फ्रेश एंड क्लीन। तो उस स्किन को आपको मेंटेन करना है, उसमें जो नेचुरल कोलाजन है, नेचुरली जो प्लम्पीनेस है, आप जितनी चीजें लगाओगे ना उतनी आपका स्किन का नेचुरल टेक्सचर चला जाएगा। डिहाइड्रेशन आपकी स्किन पे जल्दी दिखने लग जाएगा, एजिंग जल्दी हो जाएगी। तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि कीप इट सिंपल। आप चाहिए तो रेगुलरली कॉस्मेटिक क्लिनिक पे जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप फेशियल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। बहुत तरीके की है जो आपकी स्किन को हमेशा यंग रखेंगे, फ्रेश रखेंगे। बट प्रोडक्ट्स यूं ही अप्लाई करना स्किन को डैमेजिंग भी हो सकता है। तो हमें उन ट्रेंड्स को बहुत सोच समझ के कंसल्ट करके ही करना चाहिए फॉलो। बेस्ट हमेशा से बेस्ट यही है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन वाला डॉक्टर है आपके पास, उनके पास जाइए। अगर हमको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे, हम अपना वीडियो पे देख के तो दवाई नहीं ले लेते। Yes. तो वैसे ही आपको स्किन केयर, आपकी हेयर प्रॉब्लम्स, आपके लुक्स को लेके प्रॉब्लम है, आपका आपके लिप्स में चाहिए कि ब्लश हो जाए, डिस्कलरेशन है, चीक्स में आपको चाहिए डल है, कुछ आपको कलर ऐड करना है, तो वो सब चीजों के लिए हम बैठे हैं। कंसल्ट करिए, कुछ भी अपने आप फॉलो करके डैमेज मत करिए अपनी इतनी प्यारी ब्यूटीफुल स्किन को। जैसे कई लोग होते हैं कि सोशल मीडिया से या किसी भी नुस्खे से अपने आप को आजमाते हैं, तो नुकसानकारक हो सकता है यही। हाँ, वो बहुत हद तक नुकसान कर सकता है। हमारी जो नानी दादी हमेशा बोलती थी पहले के टाइम पे कि जितना घर की आप चीजें यूज करोगे उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी, और हम लोग भी वही करके बड़े हुए हैं। तो वही एडवाइजेबल रहता है। हम भी जो अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू स्किन कंडीशन हम करते हैं। एक के ऊपर सब ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकती, और सारी ट्रीटमेंट्स हम एक पे नहीं कर सकते। अब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, या आपकी स्किन ड्राई स्किन है, या आपको किसी चीज की एलर्जी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ग्लो दूंगी। भले आपकी स्किन में कोई इशू नहीं है आज, बट फिर भी आप चाहते हो कि नेचुरली ग्लो करे, डेड स्किन रिमूव करनी है आपको अपनी स्किन में से, तो उसके लिए आप आइए और हम आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, और बेसिक एकदम मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो प्रोडक्ट्स लेना है, कौन सा सनस्क्रीन यूज करना है, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है, तो वो सब आपको एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। ट्रेंड तो ठीक है, अब जिसको जैसे चलता है वो चलाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे कितने लोग हैं उनकी वैसी स्किन को मेंटेन करने के लिए, तो उन लोगों की स्किन हमेशा अच्छी दिखती है। वो कितने ट्रीटमेंट्स कराते हैं तब जाके उनकी स्किन ऐसी दिखती है ना, तो हमें वो सब नहीं करना है। ओके, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे ऑडियंस को आपने समझाया कि हमारे स्किन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छी तरह से एडवाइस लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। तो जो તમે પણ તમારા સ્કિન ને લઈને અને તમારા લુક્સ ને લઈને જો પરેશાન હોય, તો એડવાઇસ લીધા વગર તમે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો એ હાનિકારક હોઈ શકે છે। मैम, एज ए डॉक्टर तो आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं? आप भगवान को मानते हो? देखो, डॉक्टर बनने से पहले मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। और हमारे इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से हमने जो बचपन से देखा होता है, हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे कल्चर्स फॉलो करते हैं, और हमारे शायद इंडिया में ही, हिंदुइज्म में ही इतने त्योहार हैं जिसमें भगवान है, हर त्योहार में भगवान का रिलेशन है। तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हूँ। मेरी लाइफ में भगवान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं शायद 11th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे याद है कि साईं बाबा मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट किए थे। और उससे पहले मैं कभी प्रेयर्स वो सब नहीं करती थी, जबरदस्ती जाके मंदिर में बैठ जाती थी, क्योंकि इतने सारे भगवान एक मंदिर में होते हैं हमारे घर के। तो मेरे को ये कंफ्यूजन होता था कि प्रेयर करनी तो करनी किसको है, मेरी बात सुनेगा कौन, मुझे किससे विश मांगू मैं, क्योंकि माता जी भी है, शिव जी भी है, गणपति जी और सब है। तो मैं प्रेयर्स कभी नहीं करती थी, मैं जाके बस पूजा कर जाके बैठ जाती थी। पर जब साईं बाबा मुझे मिले तो वो मेरे को ऐसे लगा कि वो मेरे पर्सनल भगवान है। तब से लेके आज तक वो है मेरी लाइफ में, जो सुन रहे हैं और कर रहे हैं। मैं सोती थी तो मेरे पास में रहते थे, मैं बाहर जाती थी तो अपनी कबर्ड में उनको, उनका आसन मैंने अलग सेक्शन बनाया था, उसमें रख के जाती थी। और मुझे कुछ भी बात करनी है, रोना है, मुझे हंसना है, मुझे विश मांगनी है, मैं सब कुछ उनसे करती थी। मैंने अपने वो मेरी लाइफ में आए, उसके बाद मैंने लोगों से डिस्कस करना बंद कर दिया अपनी जिंदगी के बारे में। आज की डेट में भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उनके सामने जाके बोल देती हूँ ये प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ करके रास्ता जरूर निकल जाता है, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता ही है 100%।
हाँ, तो एज़ अ डॉक्टर मैं स्पिरिचुअलिटी में या भगवान में या यूनिवर्स में ज़रूर मानती हूँ, और उनसे आपको वो एनर्जी मिलती है, वो शक्ति मिलती है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग-अलग होती है, तो आपकी डेफिनेशन सक्सेस की क्या है? मेरे लिए सक्सेस यानी कि बड़े सपने देखना पहले तो, उसके बाद नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, और थर्ड चीज़ अगर जो मैं बोलूँगी तो टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग सपने देख लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, पर जब फर्स्ट स्टेप लेने की बारी आती है ना, वहीं डगमगाना शुरू हो जाता है कि ये सही होगा या गलत होगा, इससे मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कहीं नुकसान तो नहीं हो गया। तो जब तक हम वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा हमारी लाइफ में नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। फर्स्ट स्टेप जब हम लेते हैं तो हो सकता है वो गलत भी हो, हम फेल भी हो जाए उसमें, पर वो जो फेलियर होगा ना, वो आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाएगा, आपका माइंडसेट पूरा चेंज करके जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगा, आपके एटीट्यूड में बदलाव लाएगा। तो अभी वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको तभी रखना होता है कि भले मैं फेल हो गई, पर इससे मैंने इतना कुछ सीख तो लिया, अब नेक्स्ट में जो भी स्टेप लूंगी वो मेरा स्टेप इसके ऊपर होगा, इसके नीचे तो नहीं रहेगा। तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप राइट हो जाए मेरा, और नेक्स्ट स्टेप अगर मेरा राइट है तो मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी, पर अगर नेक्स्ट स्टेप फिर गलत हो गया तो क्या मैं छोड़ दूंगी उसको? नहीं, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी। मेरे में ये इंस्टिंक्ट है कि मेरे को अगर कुछ थॉट आया है, मैं यूजुअली मेडिटेशन जब करती हूँ तो मुझे कुछ थॉट्स आती है, कुछ इंट्यूशंस होती है, तो मैं उस पर काम जरूर करती हूँ, मैं उस पर वर्क कर देती हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू सोचे समझे बिना सब करती है, तू सोचे समझे बिना स्टेप्स उठा लेती है। तो हाँ, मेरे को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुछ आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। जरूरी नहीं मैं सब बार पास हुई हूँ, फेल भी बहुत बार हुई हूँ मैं, पर उस फेलियर ने मुझे बहुत चीजें सिखाई है। आज मैं यहाँ तक हूँ, मेरे जो माइंडसेट है, मेरा जो ग्रोथ है, उस फेलियर की वजह से शायद ज़्यादा है ना कि सही स्टेप्स में, क्योंकि कोई बुक्स, कोई कॉलेज, कोई फैमिली आपको ये सब नहीं सिखाएगी। जब तक आप फेल नहीं होगे, आप खुद से खुद नहीं सीख पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो फेलियर इज इम्पोर्टेंट, उसको लेके आपको गिव अप नहीं करना है। फेल हो गए, आपको अपने अंदर और गुस्सा आना चाहिए, मैं फेल कैसे हो गई, मुझे और अब अच्छा करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो जितना बोलते हैं लोग मुझे कि तू नहीं कर सकती, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू गलत है, उतना ही मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता है कि अब तो मुझे करके दिखाना है। तो मैं आगे उस हिसाब से बढ़ती रहती हूँ, स्टेप्स उठाती रहती हूँ, गिव अप नहीं करती अपनी लाइफ को कभी भी। तो मैम आपका मोटिवेशन और आपको कहाँ से मिलती है? आपका कोई रोल मॉडल है? हाँ, मेरी लाइफ में एक्चुअली 2-3 लोग हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले तो मेरी मदर है। मेरे फादर की डेथ के बाद, जब मैं 18 इयर्स की थी और शी वॉज हार्डली 38, तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तब से लेके आज तक मैंने उनको कभी लाइफ से पीछे हटते नहीं देखा है। उनके पास कोई मॉरल सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही अपने घर वाले ना इन लॉज में से कोई भी नहीं था। उन्होंने अकेले टैकल किया है। आज की डेट में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, उनके फेस पे कभी मुझे शिकन नहीं दिखती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है। उनको जब भी देखो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसका भी रास्ता निकल जाएगा, कुछ तो कर लेंगे, कुछ तो इसमें भगवान ने सोचा होगा। तो वो इतना कॉन्फिडेंटली और इतना पॉजिटिवली हर अपने सिचुएशंस को लेती है ना, कि वो मुझे कभी बैठने नहीं देता है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं से बैठ जाती हूँ, अब क्या करें, कैसे करें। फिर मुझे याद आता है मेरी मम्मी सिचुएशन में होती तो क्या करती, वो ऐसे नहीं बैठती, वो रास्ते ढूंढती, वो कोशिश करती इसमें से कैसे बाहर निकले। तो सबसे बड़ी रोल मॉडल तो मेरी मदर है। और मुझे जो इंस्पायर करते हैं वो, एक तो मेरा बेटा है 8 साल का, जो बहुत खुश होता है बोल के सबको कि मेरी मम्मी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो बड़ी डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है। तो उसकी आंखों में वो प्राइड और हैप्पीनेस मुझे रोज चलने में मजबूर करता है कि रोज मैं चलती रहूँ, अपनी जिंदगी में करती रहूँ। और तीसरा एक जो है कि बोला जाता है ना कि एक लड़की को उसके सपनों की उड़ान या तो उसके पापा देते हैं या उसका हस्बैंड दे सकता है। तो मेरी लाइफ में मेरे फादर तो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चले गए, पर मेरे हस्बैंड ने मेरे सपनों को वो उड़ान दी। वो जानते थे कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ अचीव करना है। तो उन्होंने बिना मुझे डायरेक्टली कन्फ्रंट करे, खुद से खुद मेहनत करके मेरे बस सपनों को उड़ान देते गए, पंख मेरे फैलाने के लिए मुझे बोलते गए। उनका सपोर्ट, वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट कि तुझे जो करना है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ, आज मुझे इस लेवल पे लेके आया है कि मैं आप लोग के सामने यहाँ बैठ के कॉस्मेटोलॉजिस्ट की जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अब बोलते हैं फीमेल फैन करके क्रश होता है किसी पर, तो मुझे नीता अंबानी पर है। मैं हमेशा उसको ही देखती हूँ, नीता अंबानी, कि वो भी एज अ फीमेल
वो भी किसी की डॉटर है, किसी की डॉटर इन लॉ है, किसी की वाइफ है, मदर है, ग्रैंड मदर है, प्लस बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, तो वो भी तो टैकल करती होगी अपनी लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों। वो अगर गिव अप करके बैठ जाती, वो अगर ऐसे ही छोड़ देती, तो वो आज नीता अंबानी नहीं बन पाती। तो उसको मैं हमेशा देखती हूँ कि उसने भी तो सब लाइफ टैकल करके, सब चैलेंजेस फेस करके ही आगे बढ़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी में उसके साथ भी प्रॉब्लम्स होते होंगे, चैलेंजेस उससे भी आते होंगे, पर वो चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है ना। तो बस ये कुछ 2-3 लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं भी लाइफ के चैलेंज को बस लेती रहूं और आगे बढ़ती रहूं, मोटिवेटेड रहूं हमेशा अपने काम को लेके। તો આપણે મેમે ઘણું બધું સમજાવ્યું કે આપણી પર્સનલ લાઈફ અને પ્રોફેશનલ લાઈફની અંદર આપણે પણ પોતા કાંઈ ને કાંઈ કરી શકતા હોઈએ છે. આપણું પોતાનું પણ કોઈ રોલ મોડેલ હોવું જોઈએ. જેમ એમના છે તો એમના મધર છે, એમના સન છે અને એમના હસબન્ડ છે. તો આ બધી જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે વસ્તુઓ કામ આવતી હોય છે. તો ખરેખર આપણે એમનાથી ઇન્સ્પાયર થવું જરૂરી છે અને એનાથી કંઈક આપણે શીખી પણ શકીએ છીએ. કેમ કે જો તમારી પણ લાઈફના, આપણી પણ લાઈફની અંદર ઘણા બધા એવા હોય છે, એવું નથી જરૂરી કે આપણે એકલા છીએ તો આપણે કંઈ કરી ના શકીએ. આપણી પોતાની પર્સનલ લાઈફમાં પણ આપણે खुश રહેવું જરૂરી છે અને પ્રોફેશનલ લાઈફની અંદર પણ खुश રહેવું અને મેન્ટેન કરવું જરૂરી હોય છે. तो मैम आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में आपका क्या विचार है? सतीश भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, फिर मैं अपने विचार बताऊंगी आगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से यूजुअली लोग जो जनरली अभी बहुत चल रहा है, मैनिफेस्ट करो, तो उससे लोगों को लग रहा है कि बैठ के सोचो और आपका काम हो जाएगा। एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन यानी आप उस प्रेजेंट कंडीशन को, आपको जो चाहिए उस कंडीशन को आप लाइफ जी रहे हो विद फीलिंग्स, आप उसमें वो फीलिंग डाल रहे हो और आप वो लाइफ जी रहे हो, तभी आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल जो आज मैं दूंगी आपको मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन का, वो ये पॉडकास्ट है। मैंने आज से 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी सोचा नहीं, बस अपने घर में ऐसे ही मैं बैठी थी सोफे पर और मैंने समझा मेरे सामने कोई बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहा है और मैं उनको आंसर्स दे रही हूँ, और ऐसे ही मैं अपने आप आंसर्स देती गई, जो मुझे बोलना था मैं बोलती गई, और यही समझ रही थी सामने ऑडियंस है, मैं उनको देख रही थी और यहाँ कर रही थी। वही सेम फीलिंग के साथ, वही सेम मेथड के साथ मैंने पूरा पॉडकास्ट, आज का ये पूरा पॉडकास्ट ऑलरेडी 6 महीने पहले जी लिया है। आज वो चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई है। इसको मैनिफेस्ट बोला जाता है कि आप अपनी फीलिंग्स डाल रहे हो। आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, आप उसमें फीलिंग डालो। जब तक कोई भी थॉट के साथ फीलिंग्स नहीं होगी ना, वो चीज़ यूनिवर्स अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स देख रहा है, आपके भाव देख रहा है कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए, आपको उसको फील करके, आपको वो चीज़ पाके खुशी कितनी मिल रही है। तो वो जब फीलिंग्स हम कोई चीज़ के साथ अटैच करते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वो चीज़ यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है और हमको वो सिग्नल्स भेजता है, हमको वो लोग हमारे सामने भेजता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी ज़रूर होती है। और मैनिफेस्टेशन इज रियल और वो होता ही है। अच्छा, तो मैम आपका कहना ये है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए और उसको वो देख के हमें वो सोचना और फील भी करना चाहिए, तभी आपके पास वो पहुंचेगा जो आपने देखा है, सोचा है। वरना ऐसे ही आप बैठ के घर पे या ऑफिस पे अपने वर्क पे सोचेंगे तो कुछ होगा नहीं। खाली ऐसे सोचते रहने से नहीं होगा। आपको उसमें एक क्वाइट प्लेस पे पहले तो अपने आप को टाइम देना है, क्वाइट प्लेस पे बैठ के वो फील करना है आपको वो चीज़ चाहिए क्यों। जब आपका वो क्यों उसके साथ अलाइन करेगा ना, आपके थॉट के साथ मैच करेगा कि आपको इससे खुशी मिल रही है और उस खुशी में आप कौन कौन शामिल है आपके साथ, तो वो एक बहुत बड़ा एनर्जी क्रिएट करता है, बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज करता है। आपके आसपास जब वो एनर्जी आती है तो लोग वैसे अट्रैक्ट होने लगते हैं आपके पास, और धीरे धीरे वो चीज़ आपकी लाइफ में रियल हो जाती है। अब किसी का 1 महीने में होता है, किसी का 6 महीने में, किसी का 1 साल, किसी का 5 साल, पर वो चीज़ 100% होती ही है। तो मैम आप डेवलपमेंट के बारे में, आप जैसे हम जानते हैं कि हर जगह पे किसी ना किसी चीज की अपडेट होती रहती है। जैसे हमारा फोन है तो एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है। तो आप अपने बारे में डेवलप करने के लिए क्या करते हैं मैम? मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे को कुछ साल पहले ही एक्चुअली आदत लगी थी। तो मेरी लाइफ में बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फ्रेंड्स इतने हैं नहीं मेरी लाइफ के, तो बुक्स है जो मुझे सब सिखाती है, बुक्स है जो सारी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करती है। तो अभी जो रिसेंटली मैं जो जिन बुक से इंस्पायर हुई हूँ, उसमें से अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो एक भागवत गीता है। मेरे को बहुत टाइम से इच्छा थी पर नहीं कर सकी, तो अभी मैं भागवत गीता के डेली 2 पेजेस पढ़ती हूँ। तो जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी हैप्पीनेस है, उसका आंसर उसमें 100% होता है। मेरी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। भागवत गीता में जो कहा गया है उनके अलाइनमेंट में अपनी लाइफ को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ।
दूसरी बुक जिसने मेरा माइंडसेट बहुत हद तक चेंज किया, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बनने में बहुत मदद की, वो है एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड मैटर्स बुक है जिसमें माइंडसेट का पूरा गेम है, वो बताया गया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो कैसे, उनके माइंडसेट से। अगर आप एक सिचुएशन में रोते बैठे रहो तो कोई आने नहीं वाला है आपको उठाने के लिए, वो आपको खुद को ही, आप रोते ही रहोगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, आप वहीं बैठे रह जाओगे। और दूसरा माइंडसेट होता है कि ठीक है, प्रॉब्लम आया, मैंने एक दिन बैठ के रो लिया, परेशान हो गई, अब मुझे उठ के खड़े होना है, नेक्स्ट अब क्या करूं, इसमें से बाहर कैसे निकलूं। तो दैट इज योर माइंडसेट एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू लिव। तो एटीट्यूड मैटर्स बहुत अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट करूंगी हर यंग बच्चे को, लाइक इन द टीन्स एंड यंग एडल्ट्स जो अभी हैं, जो नए नए जॉब पे जाएंगे, अपने वर्क प्लेस में जाएंगे, उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और तीसरी बुक जो मुझे ओवरऑल सबके लिए जो पसंद आई, दैट इज इकिगाई, द पर्पस ऑफ लाइफ। यू नो, एवरीबडी हैज टू हैव पर्पस इन योर लाइफ। हमारे पेरेंट्स यूजुअली क्या होते थे, मदर्स घर में रहती थी, हाउसवाइफ पूरी जिंदगी निकाली, पापा लोग बाहर काम करते थे, बस पैसा कमाया घर आए, पैसा कमाया घर आए, और मदर्स घर पे बैठ के खाना बनाया। तो एक सर्टेन स्टेज के बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको लोनलीनेस फील होती है, तब वो अकेले रहते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं उस अकेलेपन से। तो जब आपकी लाइफ में आपके पास कोई पर्पस होता है, चाहे वो हॉबी ही क्यों ना हो आपकी, जो आप इतने साल नहीं कर सके अपनी गृहस्थ में, आप अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम उसको उठ के क्यों नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा हॉबी जो हमें बचपन से करना था, हमारे से छूट गया, अभी भी उठ के हम वो 1 घंटा अपने लिए निकाल के जरूर कर सकते हैं। उसकी वजह से आपके माइंड में, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुश भी रखते हैं, आपको हेल्थी भी रखते हैं और एक्टिव भी रखते हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छा पर्पस देती है कि आपको सबको, हर एक को अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ये 3 बुक्स है जो मैं सबको बोलूंगी पढ़ो, और मुझे तो एटलीस्ट ये इंस्पायर करती है। तो मैम आपने बताया कि आपकी जो 3 बुक्स है आप वहां से डेवलप होते हैं और आप कुछ ना कुछ वहां से सीखते हैं। तो अभी का जो जनरेशन है वो भी पूरा बिजी है, जैसे कि अभी ये डिजिटल जमाना आ गया है, तो उसमें आप इस तरह से बुक पढ़ना, किस तरह से समय निकालना, आपको भी ऐसा लगता है कि बुक पढ़ना अच्छी बात नहीं, टाइम नहीं निकलता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि बुक्स किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से हम अपना टाइम निकाल के बुक्स को पढ़ना चाहिए? देखो, एक तो आजकल ये हो गया ना कि सारी बुक्स आपको ऑनलाइन डिजिटली मिल जाती है, पर वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है हमारी माइंड को। हमको डिजिटल डिटॉक्स जो बोलते हैं ना, कि सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। एक वही है जो आपको खींच के रखेगी, बांध के रहेगी, और आप कुछ करने जाओगे ना तो आप डिजिटल मीडिया से दूर रह ही नहीं पाओगे। तो जब बुक्स के साथ आपको प्यार होगी, 10 मिनट से आप स्टार्ट करो, मैं ये नहीं बोल रही 1 घंटा बुक्स पढ़ो, 10 मिनट अपने डेली रूटीन के, कहीं पे भी, कोई आप ट्रैवल कर रहे हो, कार चला रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पर उठ के 10 मिनट पढ़ो, चाहे 5 पेज पढ़ो, उसमें से आपको आपका दिन कैरी करने के लिए जरूर आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आप एलन मस्क देख लो, आप कोई भी बड़े लोग देख लो, उन लोग की हैबिट है सुबह 5 बजे उठ के पहले वो 20 पेजेस हर कोई ना कोई बुक पढ़ते ही हैं। उनके पास के डिजिटल मीडिया की कमी है, उनके पास कोई नॉलेज की कमी है, उनके पास किसी चीज़ की कमी है नहीं, फिर भी वो बुक्स को आज भी इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक तो वो आपको माइंड को शांत करती है, प्लस आपको पूरे दिन का मोटिवेशन देती है, और पॉजिटिव मोटिवेशन देती है, तो आप उसको आराम से फेस कर सकते हो अपने दिन को। तो मैम जैसे बुक पढ़ने का अच्छा सा समय कौन सा रहता है, सुबह, दोपहर या शाम को, देखो, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग, जो अर्ली राइजर्स हैं उनके लिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। पर हाँ, जिनको रात को नींद नहीं आती, जो मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं सोने के लिए, उसकी जगह अगर आप बुक लेके बैठ जाओ, सिर्फ देखोगे भी ना बुक को, तो भी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। यूजुअली आपने स्कूल्स में नोटिस किया होगा, हम पढ़ते जब वो नींद आ जाती थी। तो आपको बेस्ट है, अगर आपको नींद नहीं आ रही रात को, मोबाइल बंद करके बुक खोल के बैठ जाओ। एक दिन देख के नींद आएगी, दूसरे दिन 1 पेज पढ़ के नींद आएगी, दूसरे दिन 2 पेज पढ़ के नींद आएगी, धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी। मैम अगर आप 10 साल पीछे जाओ और अपने आप को कुछ कहना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? राइट, अगर मैं आज से 10 साल पीछे जाऊं और अपने आप को इवैल्यूएट करती हूँ, तो मैं अपने आप को सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे में एक जो वो स्ट्रेंथ है कभी गिव अप नहीं करने की, कुछ तो करना ही है अपनी लाइफ में बड़ा, उसके लिए मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने, मेरी यंगर सेल्फ ने गिव अप नहीं किया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची। क्योंकि मुझे मेरे फादर का नाम आगे कैरी करना था, वो मेरे दिमाग में फिट थी कि वो नहीं रहे, पर उनके बहुत बड़े सपने थे
उनको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है या उनको अपना नाम करना है या उनको ऐसी लाइफ जीनी है, वो नहीं कर सके। वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मैं लेके चली थी। तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गिव अप नहीं करना था मुझे, वो मैंने नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आई, पर्सनल प्रोफेशनल बहुत चीज़ें होती है, वो सबकी लाइफ में होती है, बट मैंने गिव अप नहीं किया। वो सपने को मैंने पकड़ के रखा कि मुझे अपने फादर का नाम आगे बढ़ाना है, उनकी लेगेसी एकता सतीश टंडन वो मुझे आगे लेके जानी है। उसलिए उस यंगर सेल्फ को मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, या तो आप सीखते हो या आप उसको उससे आगे बढ़ जाते हो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ तो आप उससे सीखते हो। तो रिग्रेट एज सच मुझे कोई नहीं है। मैम जैसे एक डायलॉग है, दवाइयों से ज्यादा दुआएं काम करते हैं, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड्स के जो पेशेंट है वो दवाइयों के अलावा क्या काम कर सकते हैं? सतीश भाई, यूजली है ना, दवाइयाँ और जो प्रोसीजर्स हम करते हैं वो तो काम करते ही हैं, प्लस मैंने बहुत हद तक देखा गया है कि जब हम उनको मोटिवेट करते हैं ना, उनको बोलते हैं कि नहीं तुम ठीक हो ही जाओगे, अरे तुमको तो कुछ दाग नहीं है, एकदम क्लीन है तुम्हारा चेहरा, तो उसके दिमाग में बैठ जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि वो ठीक हो गया। तो पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हद तक पेशेंट्स को हील करने में हेल्प करती है। हमारे हर वर्ड, चाहे हम उनको अच्छा बोल रहे हैं, चाहे हम उनमें से नुक्स निकाल रहे हैं, इनफैक्ट पेशेंट्स नहीं, किसी के साथ भी ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं हम, कि अगर हम उनको कुछ अच्छा बोल रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में वो एक अच्छी वाइब के साथ बैठ जाएगी और वो अंदर से खुश होकर मोटिवेट होंगे। पर अगर हमने किसी का एक नुक्स निकाल दिया ना, कुछ बोल दिया कि भाई तेरे में ये चीज़ गलत है, वो हमेशा उसके दिमाग में बैठी रहती है, घूमती रहती है और वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करती है। तो इतना इफेक्ट है हमारे वर्ड्स का, हमारी एनर्जी का सामने वाले इंसान की लाइफ में। तो आपका कहना है कि जैसे आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो आप उसके साथ ऐसे बातचीत करते हैं कि जिसका उसका माइंडसेट भी क्लियर होता जाए और उसको ऐसा लगे भी नहीं कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है जो खत्म ही नहीं होगी। जी सतीश भाई, बिल्कुल। हम पेशेंट के साथ सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन नहीं है मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इमोशंस पे काम किया हुआ है, ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक उनकी इमोशंस, उनकी माइंडसेट और प्लस काउंसलिंग के साथ उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो पेशेंट कम डॉक्टर वैसा रिलेशन कम रखते हैं, हम फ्रेंडली रिलेशन में ज़्यादा आ जाते हैं, पर्सनल भी थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो चलो मैम अब हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। तो उसके लिए आप तैयार हैं? यस, लेट्स गो। अच्छा दिखने के लिए नुस्खा या सच्चा आत्मविश्वास? आत्मविश्वास। सबसे अजीब स्किन प्रॉब्लम जो देखी हो? फाइलोरियासिस। क्रीम जरूरत या धोखा? जरूरत। सुबह की पहली चीज जो आपके चेहरे पे लगाते हो? स्माइल। पेशेंट्स ज्यादा परेशान करते हैं या रिलेटिव्स? एक स्किन केयर जो आपको चिढ़ाता हो? कोलैजन ट्रीटमेंट जो बहुत कॉमनली अभी चल रहा है। क्लिनिक में सबसे फनी इंसिडेंट इज, एक आई थी पेशेंट जो अपना डबल चिन ट्रीटमेंट कराने आई थी, पर बातों में इतना उलझ गई कि मैंने पूछा चलो हम आपका ट्रीटमेंट करें, तो बोलती मैं तो भूल गई मैं ट्रीटमेंट कराने यहाँ आई थी और ट्रीटमेंट कराई थी ना, वो चली गई। अच्छा, वो सबसे बड़ा फनी था। यस। यस, ओके। फेयरनेस क्रीम हाँ या ना? ना। आपका गलती प्रेशर स्किन केयर प्रोडक्ट? वाटर। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? फैशन डिजाइनर। वाओ। सेल्फी से पहले क्या चेक करते हैं, लाइक या फेस? फेस। पिंपल्स टेंशन से आते हैं या टसन से आते हैं? टेंशन। आलू स्किन के लिए सही या खाना ठीक है? आलू को खा लो और उसके इंग्रेडिएंट से, जो कॉम्पोजिशन से जो क्रीम्स बनी है उसको लगा लो। आपका स्किन केयर का मंत्र 3 वर्ड्स में? स्माइल, लॉट ऑफ वाटर एंड सिंपल हाइजीनिक स्किन केयर रूटीन। तो मैम हमने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारे कुछ बताया, जैसे आपका मोटिवेशन, आपका अपडेट, आपका डेवलपमेंट, सभी चीज। तो आप बता सकते हैं मैम कि आपको हमें जो सीखना है उसके लिए और कोई सिखाता हो हमें, तो उसकी कोई उम्र होनी चाहिए या कोई बड़ा होना चाहिए या कोई छोटा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ? सतीश भाई, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे मन में एक्चुअली कब से चल रहा था आप मुझसे ये पूछे। सीखने की तो एक तो कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कुछ भी नया सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सिखाने वाला हमेशा जरूरी नहीं आपसे बड़ा होगा, सिखाने वाला आपसे 10, 15, 20 साल छोटा भी हो सकता है और वो आपको उतना ही इक्वल ट्रेन कर सकता है जो आपने कभी शायद सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। वैसे ही मेरी लाइफ में मेरे मेंटोर हैं जो मुझसे 15 साल छोटे हैं, पर मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनसे छोटी बच्ची हूँ और जबरदस्ती काम करवाते हैं।
बट उनका बोला गया काम और उन्होंने जो सोचा है वो होता ही है। तो वो जैसा बताते हैं वैसा करने से आप मेरा सब काम पूरा हो जाता है। तो वो मेरे मेंटोर हैं रियल लाइफ में और उनको मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। थैंक यू। तो मैम इस जगह पे कभी ऐसा तो आपसे वो छोटे हैं, जैसे आपने बताया आपके जो मेंटोर है 15 साल आपसे छोटे हैं, तो कभी इस तरह से वो आपसे बात करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो जैसे आपको कभी ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो गलत है, मुझे ये सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं? हाँ देखिए, मेंटोरशिप भी ना हर कोई नहीं कर सकता है। मेंटोरशिप के लिए भी आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, आप में वो एक तहजीब होनी चाहिए। आप चाहे अपने छोटे से बात कर रहे हैं चाहे अपने बड़े से बात कर रहे हैं, आपको एक वो तहजीब से बात करनी है। अब एज अ वो मेरे मेंटर है तो मैं, वो मुझसे छोटे हैं तो मैं उनसे रूटी या कुछ भी नहीं बात कर सकती हूँ, और मैं उनसे बड़ी हूँ तो वो मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक लेवल ऑफ बैलेंस तो खैर दोनों तरफ से रखना पड़ेगा ना, मैं भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी Yes. मुझसे छोटे हैं तो वो भी एक बहुत तहजीब के साथ मुझसे बात करते हैं, तो मेरी तरफ से भी उनको वैसा ही रिस्पेक्ट जाता है। थैंक यू सतीश भाई, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया और मेरे को जो बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें करनी थी, आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिससे शायद आपके व्यूअर्स को थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका कीमती समय हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आपने दिया और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारा कुछ जानने मिला, सीखने मिला, हेल्थ के रिगार्डिंग, मोटिवेशन के रिगार्डिंग, कुछ बनने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। તો જબરદસ્ત અને શાનદાર આ પોડકાસ્ટ રહ્યું છે અને આ પોડકાસ્ટ થી તમને જો ખરેખર વેલ્યુ મળેલી હોય તો આપણે એક મૂવી જોયેલું છે સલમાન ખાન જય હો, તો એ મૂવી ની અંદર કહેવામાં આવે છે 3 લોકો की मदद करना, તો તમને આ પોડકાસ્ટ ની અંદર ખરેખર તમારી રિયલ લાઈફ ની અંદર જો તમને પણ આમાંથી કંઈ વેલ્યુ મળતી હોય અને તમે જે લોકો હારી ગયેલા છે, નિરાશ થયેલા છે, થાકી ગયેલા છે, તો એમને આ શેર કરો અને એમને સબસ્ક્રાઇબ કરાવો, જેથી કરીને એ પોતાની વેલ્યુને બહાર કાઢી શકશે, આ પોડકાસ્ટમાંથી કંઈક લઈ શકશે। આમાંથી એક વસ્તુ એવી જે હશે કે તમને પોતાને ઇન્સ્પાયર કરી શકે, તો ખાલી 3 લોકોને શેર કરી દેવો, બાકી હારનો માળાવાળા જીતીને બતાવીશું। તો ફરી મળીએ નેક્સ્ટ પોડકાસ્ટમાં નવા ગેસ્ટ સાથે, તો ત્યાં સુધી આપણે ખુશ રહો, મસ્ત રહો અને હેલ્ધી રહો।